हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस एंड अपील का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, वो क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं मेनली। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। देखो, इसमें आपको मेनली जो चीज़ें याद रखनी है उसका अपन शॉर्ट रिवाइज करेंगे, हर चीज़ों को जो आपको एग्जाम में आ सकती है ब्रॉडली ब्रीफली वो चीज़ों को हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये हो गया कि अभी अनऑथराइज किसको बोलेंगे कि जो विदाउट परमिशन से काम कर रहा है और विदाउट परमिशन से रह रहा है उस टाइप से। ठीक है ना, अगर कोई ऐसे केस में आ जाता है उसे कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी परमिशन विच हैज़ बीन ड्यूली मॉडिफाइड, अगर उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा ये आपको याद रखना है। मेनली ये आ सकता है एग्जाम में कि अनऑथराइज डेवलपमेंट के केस में कितना पनिशमेंट हो सकता है। तो मेनली इसमें हो सकता है कि अनऑथराइज डेवलपमेंट में कोई रह रहा है, मतलब कुछ बांध रहा है, कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके लिए फ़ाइन होगा 1 मंथ से लेकर 3 ईयर तक मेनली। और मतलब ये हो गया इम्प्रिजनमेंट 1 महीने से लेकर 3 ईयर तक, और उसका फ़ाइन होगा इन कैश 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक, 2,000 रुपीज़ से लेके 5,000 रुपीज़ तक, ये आपको याद रखना है। इफ़ एनी पर्सन कंटिन्यूस टू यूज़ और अलाउड द यूज़ ऑफ एनी लैंड, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट रहेगी? तो उसके लिए पनिशमेंट रहेगा फाइन विच में भी एक्सटेंड अप टू 5,000 रुपीज़। ये आप जब पढ़ोगे तब आपको डिटेल में दिख जाएगा इसके अंदर कि ऐसे मेंशन किया गया है। ओके, तो मेनली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको कितना इम्प्रिजनमेंट रहेगा 1 महीने से लेके 3 साल तक, और उसका फ़ाइन कितना रहेगा 2,000 से लेकर 5,000 तक। और उसके बाद में आपको याद रखना है कि इफ़ एनी पर्सन कंटिन्यूस सच यूज़ ऑफ लैंड, तो उसको कितना गिरेगा, उसको फाइन गिरेगा 5,000 रुपीज़ तक। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बिकॉज ये देखो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा है और सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेनली ये है कि आपको जो नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे आप उसको रखिए सामने, क्योंकि इतना सारा चीज़ें आपको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है ना, तो शॉर्टली आप पढ़िए, शॉर्टली आप पढ़ते हुए चलिए, और जो आपको लगता है याद रख सकते हैं तो याद रखिए। एग्जाम में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्लिक हो ही जाएगा, आपको ऑप्शन ही क्लिक करने हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 53 में है पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट। अब अनऑथराइज डेवलपमेंट को रिमूव करने वाला क्या फंडा है आप याद रखिए। ठीक है, अब उसमें दिया है एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, फॉर द टाइम, ये आप नोट देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है कि अगर कोई भी अनऑथराइज डेवलपमेंट है बिफोर 31 दिसंबर 2050, आप डेट लिख लीजिए, कोई भी अनऑथराइज डेवलपमेंट है बिफोर 31 दिसंबर 2015 इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट प्लान, द स्टेट गवर्नमेंट में द रिक्वेस्ट ऑफ द प्लानिंग अथॉरिटी स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स, मतलब रूल्स से बाहर नहीं होने चाहिए, on compliance of this, of which the corresponding charges, infrastructure charges, premium on payment of which the planning authority may declare such development as a compound structure। मतलब 31 दिसंबर 2000 पहले का अगर कुछ होगा तो ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पे कंपाउंड चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस और प्रीमियम चार्जेस लेके ऐसे स्ट्रक्चर को कंपाउंड स्ट्रक्चर बोलती है। समझ रहे हो ना आप? ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर नो फर्दर प्रोसीडिंग हैज़ बीन टेकन प्लेस। आगे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। एक बार उसने सारी वो पैसे भर दिए, और ये इसके लिए मेनली चीज़ ये है कि वो जो कंस्ट्रक्शन है 31 दिसंबर 2015 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको चीज़ दिमाग में एकदम पक्की रखनी है कि वो जो कंस्ट्रक्शन है वो 31 दिसंबर 2015 के पहले का होना चाहिए। मेनली इसमें अगर दिख नहीं रहा है अभी, इसमें या मे भी नहीं भी होगा, ठीक है, तो आपको मेनली याद रखना है कि आपको कैसे, मतलब कहाँ से नोट्स अवेलेबल हो जाएगा और आपको कहाँ से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो, उसके बाद में एक चीज़ और चलेगी। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ है, ये आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, मैं ढूंढ रहा हूँ पर नहीं मिल दिख रहा है। उसके बाद में इसमें ही एक चीज़ दी है कि डिक्लेरेशन कंपाउंड स्ट्रक्चर, इसको डिक्लेयर करने के बाद में इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडेड दैट नो फर्दर डेवलपमेंट शॉल बी परमिसिबल ऑन कंपाउंड स्ट्रक्चर। उसके बाद में कंपाउंड स्ट्रक्चर में कोई भी आगे डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, बस जितना कर दिया है उतना कर दिया, आपने पेमेंट भर दिया, ख़त्म बात।
अब इंटरनल में आपको जो करना है अंदर अंदर के साइड में आप कर सकते हो, बाहर में आपको एक्सटर्नली कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको उस स्ट्रक्चर को जैसे अभी रखा है उसको रखना है, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के अंडर में रखना है आपको, ठीक है। उसका सेक्शन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट। अनऑथराइज डेवलपमेंट रिक्वायर मतलब निकालने का पावर क्या होता है। पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट वेयर एनी डेवलपमेंट लैंड हैज़ बीन कैरिड आउट। Section 52, the planning authority may, subject to the provision of this section, serve the owner or developer, occupier a prior notice of 24 मंथ। अगर कोई कुछ डेवलपमेंट कर रहा होगा तो उसको 24 मंथ का नोटिस दे के वो उस चीज़ को जैसे थे वैसे पहले पे लाओ, ठीक है। और अगर किसी ने परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया होगा तो उसको 30 दिन का नोटिस दे के, 30 दिन का नोटिस समझ रहे हो ना, 1 मंथ का नोटिस दे के उसको बोलो कि जो चीज़ तूने की है उसको जैसे थे वैसे लेके आए, ठीक है। रिस्टोर इट, ठीक है। उसके लिए वो नोटिस में लिखना पड़ेगा आपको कि जो जो बना है उसको डिमोलिश कर, एनी अदर ऑपरेशन करना है वो भी कर, और डिसकंटिन्यू जो लैंड का यूज़ कर रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर। ये नोटिस में मेनली लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में है सेक्शन नंबर 54। सेक्शन नंबर 54 में क्या दिया है मेनली देखो, उसमें दिया है पावर टू स्टॉप अनऑथराइज डेवलपमेंट। आप अनऑथराइज डेवलपमेंट्स को स्टॉप करने का पावर तो आपके पास होता ही है। मतलब कैसे होता है, वो तो प्लानिंग अथॉरिटी के पास होता है। मतलब उसमें क्या क्या मतलब कर सकते हो आप, तो उसको आप दे सकते हो नोटिस। प्लानिंग अथॉरिटी में सर्व द ओनर एंड द पर्सन कैरिंग आउट द डेवलपमेंट, नोटिस दे सकते हो उसको आप, ठीक है। नोटिस देने के बाद में एनी पर्सन हु कंटिन्यूअस द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड वेदर ऑन हिमसेल्फ ऑन और ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। उसको क्या होगा, उसको उसके लिए प्राविधान है इम्प्रिजनमेंट का। कितना इम्प्रिजनमेंट का, उसको आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर उस पर फाइन लग सकता है 5,000 रुपीज़ का, या फिर बोथ, ठीक है ना। या तो उसको 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर उसको 5,000 रुपये का फ़ाइन लग सकता है। 5,000 रुपये का फ़ाइन लग सकता है, या उसको 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर उसको दोनों लग सकता है। समझ रहे हो ना आप, ओके। एंड नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द सच यूज़, नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सच यूज़ में चार्ज एंड एवरी डे 100 रुपीज़ लगता है। समझ रहे हो ना आप, पर डे का 100 भी चलता है। इतना करने के बाद में पर बंदा रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू कर ही रहा है, तो उसको 100 रुपये वाला पर डे वाला फाइन लगाते हैं। फिर पावर टू रिक्वायर, उसके बाद में सेक्शन नंबर 55 है पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट और यूज़, ठीक है। एक्चुअली इट इज 56 पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट और यूज़, ठीक है। इफ द प्लानिंग अथॉरिटी दैट इज एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग इट्स एरियाज हैविंग रिगार्ड द डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर्ड, तो इस केस के लिए क्या करेगा, ऑथराइज डेवलपमेंट प्रॉपर प्लानिंग अगर उनको करना है तो कुछ ऑथराइज डेवलपमेंट भी उनको गिराना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, नॉन ऑथराइज की तो बात ही नहीं है, पर ऑथराइज को भी गिराना। अगर उनको किसी चीज़ को प्रॉपरली प्लांट में लाना है, प्लांट वे में, तो उनको फिर वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इफ इट अपीयर्स द प्लानिंग अथॉरिटी दैट इज एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, अगर वो चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के इंटरेस्ट में होगी तो ही ये लोग ये चीज़ करेंगे। ऑथराइज डेवलपमेंट की गिराने की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब सेक्शन नंबर 124 पे चलते हैं, लेवी ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है। आपको अगर कुछ भी लग रहा है ब्रॉडली, मतलब आपको अगर ये चीज़ देखो, ये वीडियो जो है ना, ये सिर्फ आपके सुन के अगर आपको समझ में आता है उसके लिए है। आप इसे एज ए स्टडी, मतलब अगर आप नोट सामने रख रहे हो, आप एक ब्रॉड पॉइंट लिख रहे हो, इस चीज़ों को कर रहे हो, तो ये चीज़ काम में आएगी आपके। आप अगर अभी सुन लिया और बार बार बोला चलो हो गया है मेरा, हो गया है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको करना पड़ेगा। तो अभी देखो 124A लेवी ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है। वेयर द लैंड एंड, मतलब किस पे डेवलपमेंट चार्ज लगेंगे, ठीक है। वेयर द लैंड अपर्टेनेंट टू अ बिल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर एनी पर्पस इंडिपेंडेंट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब अगर एक बिल्डिंग है और उसके बाजू में कुछ लैंड है, तो उस बिल्डिंग का अलग यूज़ हो रहा है और लैंड का अलग यूज़ हो रहा है, तो दोनों का
जो डेवलपमेंट चार्ज है ना वो सेपरेटली लिया जाएगा दोनों से भी, ठीक है। नो सच डेवलपमेंट चार्ज कैन बी लेवीबल अंडर द प्रोविजन इन दिस चैप्टर रिस्पेक्ट टू द यूज और चेंज इन द लैंड बिल्डिंग और डेवलपमेंट प्लान और एनी बिल्डिंग और लैंड बोथ फॉर विच डेवलपमेंट परमिशन इज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। जिनको ऑलरेडी डेवलपमेंट परमिशन ग्रांट है ना, उनके लिए कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट चार्ज अगर आप किसी ने पूछा है तो लेविड सेपरेटली और बिल्डिंग और लैंड दोनों के लिए अलग अलग होता है, याद रखो ना आप। डेवलपमेंट चार्ज बिल्डिंग के लिए अलग होता है और लैंड के लिए भी अलग अलग लगता है। 124 भी देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र ऑफ लैंड एंड बिलोंगिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट चार्ज एंड प्रोसीजर फॉर लेवी देयर ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग द डेवलपमेंट चार्ज द यूज़ ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग शॉल बी क्लासिफाइड। देखो रेसिडेंशियल का अलग डेवलपमेंट चार्ज है, कमर्शियल का अलग रहेगा, इसीलिए उस बिल्डिंग को हम लोग को क्लासीफाई करना ज़रूरी है कि बिल्डिंग किस टाइप में आएंगी। एक बार क्लासीफाई कर देंगे तो उस हिसाब से सेकेंड शेड्यूल में जो रेट दिए हैं उस हिसाब से वो रेट अप्लाई हो गए। प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन दिस चैप्टर, ये लोग डेवलपमेंट रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी सकते हैं, अथॉरिटी को वो पावर दी है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स इंटेंशन टू अंडरटेक वन और मोर वाइटल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, द डेवलपमेंट चार्ज शॉल बी इंक्रीज बाय 100%, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी वाइटल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की घोषणा की है तो उस एरिया का डेवलपमेंट चार्ज इंक्रीज बाय 100%, क्लिक है, इसमें दिया है, आप पढ़ लो। उसके के बाद है सेक्शन नंबर 124C, डेवलपमेंट चार्ज टू बी ब्रॉट इनटू फोर्स एज अ स्पेशल as specified by government after the regulation in respect of the development charge are sanctioned by the state government under section 124B. Such development charge shall be brought into force one or after the date to be specified by the state government to sanction। मतलब ये जो डेवलपमेंट चार्ज लगा है तो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी इस दिन के बाद में ये डेवलपमेंट चार्ज यहाँ पे अप्लाई होंगे। लोकल पब्लिकेशन सेक्शन नंबर 124D, लोकल पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू डेवलपमेंट चार्ज विद अ नोटिस, ठीक है। कितना डेवलपमेंट चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ये उस ऑफिस के शॉल बी मतलब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा ही। अलॉन्ग विद दैट इट शॉल बी डिस्प्लेड बाय द अथॉरिटी ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे भी ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद में द अथॉरिटी शॉल ऑल्सो पब्लिश नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर में रहेगा इन्फॉर्मिंग इनहैबिटेंट ऑफ द एरिया विद इन इट्स जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ रेगुलेशन सो डिस्प्लेड एंड द डेट ऑन विच, ये कौन से डेट पे काम ऑपरेशन में आएगा ये भी आपको स्पेसिफाई करना है, समझ रहे हो ना आप। उसके बाद में देखो 124E 124P में दिया असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ द डेवलपमेंट चार्ज। अभी आपको जो भी डेवलपमेंट चार्ज आया है उसका पेमेंट आपको 30 दिन के अंदर करना है। अगर आप उसका पेमेंट 30 दिन के अंदर नहीं कर पाओगे तो आपको जितना पे कर दिया उतना तो पे कर दिया, बट रिमेनिंग अमाउंट पे 30 दिन के बाद में 18% इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 18% पर एनम, ठीक है। तो आपको ये लिख के रखना है तो लिख के रखो। उसके बाद में देखो सेक्शन नंबर 124F exemptions, no development charge shall be levied on institution of the use of change of the development plan development of any land building wasted under the control of the, देखो यार ये तो सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी ज़मीन आएगी उन पे डेवलपमेंट चार्ज लगेगा नहीं। और हाफ किस पे लगेगा आप देख लो, अगर एग्जम्प्टेड पार्शियली पेमेंट ऑफ द डेवलपमेंट चार्ज, इसके लिए कौन कौन रहेगा, वेयर हाउस, गो डाउन, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, समझ रहे हो आप। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन may specified thereon exam partially special township project undertaken by the private developer जो स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट करेगा ना उसमें भी उसको मिलेगा कुछ, बिकॉज क्योंकि उसमें भी वो LIG टेनेंट वाला EWS वाला आ जाता है ना, तो उसमें भी वो देता है फ्लैट, सो उसको
थोड़ा देते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 124G अपील। अपील वाला केस क्या है पता है, कि अगर तुमको वो डेवलपमेंट चार्ज आया है और तुमको नहीं देना है वो, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को या कंसर्न जो ऑफिसर होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट से ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम, वो होता है डेप्यूटी सेक्रेटरी चीफ, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में है 124H प्रोसीजर फॉर फिलिंग अपील। जो अपील है आपकी, देखो आपने कुछ पहले पढ़ा था 40 डेज़ वाला, इससे पता है आपको, याद करना कि 40 डेज़ वाला कहाँ होता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपील। अपील में क्या, अगर आपको नहीं हुआ एग्रीगेट मतलब एग्रीड हो गए आपको अपील करना है स्टेट गवर्नमेंट क्या उसका अगर ऑफिसर अपॉइंटेड से, तो आपको 45 डेज़ का टाइम मिलता है, उसके अंदर आपको अपील करनी है उन कंसर्न अथॉरिटी को। और आपको अगर 45 डेज़ में नहीं कर पाएगा, अगर आपका रीज़न लेजिटिमेट रहेगा, तो आपका उस डेट के बाद में भी अपील एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट देखो, ये सब चीज़ के लिए पहले आपको ये चीज़ है कि आपने वहाँ पे पेमेंट भरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। भरा हुआ होगा तो फिर वो गया, समझ लो ना। तो अपील आप तभी करो जब आपका पेमेंट बचा हुआ है। द अमाउंट क्लेम इन नोटिस ऑफ असेसमेंट फ्रॉम द अपीलेंट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी ड्यू देयरऑन हैज़ बीन डिपॉजिट बाय हिम इन द ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। मेनली इसमें अभी देखो, जो मैं आपको बोला था अभी थोड़ा देर पहले कि वो अपील करेगा, उसका डेट देख लो आप, 45 डेज़ होगा वहाँ पे। उसके बाद में 45 डेज़ का अपील वाला डेट आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखो कि 124 आई में क्या दिया है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग अपील। अब अपील जब करेंगे अपन, उसके बाद में वो अपील होने के बाद में उसका एक्सपेंस असेसमेंट आएगा, मतलब दोनों में से किसी एक के साइड रिजल्ट लगेगा, ठीक है। जिसके साइड भी लगेगा उसको अमाउंट देना पड़ेगा। अगर वो अपीलेंट के साइड में लगा तो अपीलेंट हैज़ टू पे, अपीलेंट साइड में मतलब प्लानिंग अथॉरिटी हैज़ टू पे हिम, और उसके अपोजिट वाले साइड में लगा तो उसको वैसे रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ है, द अमाउंट रिकवर फ्रॉम द अपीलेंट, अमाउंट रिफंडेड टू द अपीलेंट, ठीक है। अगर रिकवर करना है तो रिकवर करना है तो ओरिजिनल असेसमेंट से डेट ऑफ रिकवरी तक, ओरिजिनल असेसमेंट से डेट ऑफ रिकवरी तक उस पर 18% लगेगा, ठीक है। और अगर उसको देना है प्लानिंग अथॉरिटी को, तो जिस दिन से वो अमाउंट वॉज पेड अंडर क्लॉज सेक्शन टिल द डेट ऑफ रिफंड, ठीक है ना। मतलब जहाँ से वो डिसीजन आया है कि इसको देना पड़ेगा, उस दिन से जिस दिन पे ये लोग देंगे एक्चुअल में, उस दिन तक 18% आपको टैक्स लगता है, वही एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में 124J देखो, डेवलपमेंट फंड। जो भी पैसा आएगा यार इसमें से, वो कहाँ खर्च करेगा प्लानिंग अथॉरिटी, वो सब इसमें ही खर्च होगा ना। प्लानिंग अथॉरिटी मतलब रिक्रिएशनल ओपन स्पेस में, ओपन स्पेस गार्डन, रोड, रास्ते, नाला, तो ये सब चीज़ों में ही वो चीज़ें यूज़ होगी। तो आपको मेनली देखो आपको कैसे याद करना है, 40 डेज़ में कहाँ आ रहा है, 45 डेज़ कहाँ पे आ रहे हैं, 60 डेज़ कहाँ पे आ रहे हैं, 18% कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे कितना 6.5% था, वहाँ पे 4.5% था इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे अलग अलग रहेगा। आपको ये मेनली ब्रॉडली सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और आपका थोड़ा स्कोर हो जाना चाहिए, बिकॉज आपको अल्टीमेटली ऑप्शन ही कट करने हैं, ऑप्शन कट करके आपको आंसर निकालना है। तो दैट्स इट। आप वो टेलीग्राम पे जो नोट्स अवेलेबल है वो अगर यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज एज ये इसमें MRTP एक्ट से पढ़ना थोड़ा अभी लेंदी हो जाएगा, बिकॉज इट विल, जब 4-5 महीना बाकी थे तब ये चीज़ें सही होती थी, पर अभी 4-5 महीना बाकी नहीं है। तो आप लोग मेनली उस नोट्स को फॉलो कीजिए, और ये वीडियो में से आपको अगर क्रस्ट पॉइंट निकलता है तो उस क्रस्ट पॉइंट को याद रखिए लिख के कहीं पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।